नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे एक नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं अशोक मेहरा जी, जो थिएटर जगत में अपने आप में एक जाना-माना नाम है। इन्होंने फ़िल्म जगत में भी काफ़ी अच्छा काम किया है और मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताऊँ, हम कोशिश करेंगे इन्हीं की ज़ुबानी इन्हीं के बारे में जानने की, कि ये मेरठ जैसी एक छोटी जगह से निकल के और फ़िल्म जगत में कैसे आए। तो स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा जो सवाल इन्होंने करा है, तो मैं स्टार्टिंग से ही अपनी इस जर्नी के बारे में बात कर लेता हूँ। लगभग 1956 20 अगस्त को मेरा जन्म हुआ था मेरठ में और साधारण सा एक परिवार था जिसमें सभी लोग पढ़ने वाले थे। अब ये बड़ा अटपटा सा लगता है कि मैं फ़िल्म लाइन से कैसे जुड़ गया। अब फ़िल्म लाइन के बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उसको स्टेज बाय स्टेज बताता हुआ चलता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में पहली पिक्चर देखी थी ब्लैक एंड व्हाइट, जिसका नाम था लव इन शिमला। ये ऐसी पिक्चर थी जब मुझे देखने के बाद ये लगा कि ये लोग इसमें क्या कर रहे हैं, कैसे प्रेम कहानी है। 7 साल की उम्र के अंदर ये एक स्वाभाविक सा मेरे अंदर जिज्ञासा जागी कि ये चीज़ देखनी चाहिए। अच्छा, वो कहते हैं ना कि धुरंधर बनने के लिए कोई एक्लवे की बहुत ही होती है आवश्यकता। सर मैं आपकी छोटी-सी बात काटना चाहूँगा। आपने कहा आप 7 साल की उम्र से फ़िल्म जगत मतलब फ़िल्में देखना पसंद करते थे। और एक उस एरा में 7 साल का बच्चा फ़िल्म देखने जाए और जितना हमारे फादर-मदर बताते हैं कि उस टाइम तो फ़िल्में देखना बड़ा बुरा माना जाता था। जी, बिल्कुल, मैं आपको उसकी सही जानकारी देता हूँ। फ़िल्म देखना हमारे लिए इतना ही शुभ होता था जैसे होमवर्क करने। क्योंकि मेरठ में एक सिनेमा है जिसका नाम है मेहताब सिनेमा और वहाँ पर मेरे फ़ादर मैनेजर हुआ करते थे। हमारे स्कूल का जो रास्ता वो उस सिनेमा हॉल के सामने से निकलता था। तो जब भी आ रहे हैं, बरसात आ गई, फ़िल्म में देख गए। जल्दी आ गए, फ़िल्म में घुस गए। आना है, क्लास का टाइम नहीं हुआ, फ़िल्म में घुस गए। तो फ़िल्म इतनी ज़्यादा मेरे अंदर घुस गई कि उसमें अभिनय, एडिटिंग, बैकग्राउंड साउंड, बहुत सारी चीज़ें। इसके लिए मैंने कोई इंस्टीट्यूट जॉइन नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे को वो जानकारियाँ हैं। अब इन जानकारियों को मैं 7 साल से जैसे लगातार कर रहा था, तो वो इतनी पुख्ता हो गई कि मुझे पहली बार पता लगा कि मैं अपनी जजमेंट में कैसे सही हूँ। जब मेरे को बॉम्बे की टीम ने निर्मल पांडे की फ़िल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया, जो उनकी डेथ के बाद शुरू करा गया था, तो उन्होंने मेरा नाम ऐसे ही रख लिया था। लेकिन जब उन्होंने मेरा काम देखा, क्योंकि उसके अंदर आपको ये डिसाइड करना है कि कौन अच्छा डायरेक्टर है, कौन एक्टर अच्छा है, कौन एक्ट्रेस है, एडिटिंग क्या है, बैकग्राउंड हो गया। मतलब जितनी भी एक शाखाएँ होती फ़िल्म बनाने में, फ़िल्म डेवलपमेंट में, जी, ये फ़िल्म जजमेंट के अंदर ये सारी चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी होती है। वो 7 साल से लगातार फ़िल्में देखते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का दौर गया, फिर और तरह-तरह की पेंटिंग। आज भी मैं फ़िल्म से जुड़ा हुआ हूँ। और फ़िल्म के बारे में जानने के लिए वो सारी फ़िल्में मेरे लिए ग्रंथ का काम करती रही है और आज भी वो मैं बाकायदा काम कर रहा हूँ। मुझे तब खुशी होती है कि जब मेरे जजमेंट को बॉम्बे की टीम एक्सेप्ट करती है और वो बहुत मान-सम्मान के साथ बुलाते हैं मंच के ऊपर और इसमें स्टार लोग भी आते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, वो भी पूछते हैं कि भई आपको हमने कभी देखा नहीं था। तो सर जैसे आपने अभी ज़िक्र किया फ़िल्म फेस्टिवल का, तो सर आज के टाइम में फ़िल्म फेस्टिवल मतलब बड़ा आसान है जानना। मगर उस टाइम में फ़िल्म फेस्टिवल के बारे में जानना, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं? और आपने कहा जहाँ फ़िल्म फेस्टिवल में जजमेंट दे रहे थे उस टाइम में। नहीं, आप थोड़ा-सा समझने में भूल कर गए। मैंने स्टार्टिंग से जैसे बताया कि मेरा बेस बचपन का फ़िल्म था और फ़िल्म के साथ-साथ फिर मैं थिएटर में भी एक्टिव हुआ। थिएटर से मैंने एकता जॉइन करी, तो दोनों काम साथ-साथ चल रहे थे। फ़िल्म देखने का मतलब उसके जो वाणिज्यिक गुण हैं, मैं आपको बताऊँ कि एक बॉम्बे से न्यूज़पेपर निकलता है जिसका नाम है ट्रेड गाइड। कि ट्रेड गाइड ये शायद आपको कहीं पेपर नहीं मिलेगा। ये वो पेपर है जिसके अंदर टोटल हिंदुस्तान में बनी हुई फ़िल्में कहाँ-कहाँ पर कितना-कितना बिज़नेस कर रही हैं। और आप ये जानना चाहेंगे कि मैं ट्रेड फेयर से या इसमें ट्रेड गाइड से कैसे जुड़ा? तो ट्रेड गाइड के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो हमारे फादर हुआ करते थे। तो मेरठ के अंदर 24 सिनेमा हॉल में जहाँ भी नई फ़िल्म लगती थी, वो फ़िल्म का पहले दिन की पहली चौकर टिकट मेरे पास आता था कि आप फ़िल्म देखो और बताओ कि कितना बिज़नेस करेगी और कब तक चलेगी। हालाँकि उस समय तक मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन फ़िल्म देखने का लालच, उसी के कारण मैं फ़िल्म देखता था और लोगों से पूछता था, तो पहले ही मैं मन बना के चलता था कि ये फ़िल्म 1 हफ़्ते से ज़्यादा नहीं चलेगी। ये फ़िल्म कम से कम 100 दिन करके जाएगी और वो नॉर्मली क्या 98% मैं अपने
इस जजमेंट में बिल्कुल कामयाब रहता। अगर कमर्शियल की बात करते हैं तो मैंने सबसे पहले जो फ़िल्म फेस्टिवल अटेंड किया था वो था औरंगाबाद इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, और ये बिहार के अंदर हुआ था। उस समय मुझे वो सारी चीज़ें काम में आई जो मैंने बचपन में ताल से लेके अब तक फ़िल्मों से सीखा था। लोग ऐसे ही कह देते हैं फ़िल्म से कुछ नहीं सीखते, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो फ़िल्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप देख के सीख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके साथ अध्यापक हो, आपके साथ प्रोफ़ेसर हो, आपके साथ कोई बताने वाला हो। अभी ये देखिए कि डायरेक्टर जो फ़िल्म में डायरेक्शन दे रहा है, आप फ़िल्म देख रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आप एज़ एन डायरेक्टर उस फ़िल्म के अंदर क्या कुछ कर सकते हो। तो दोनों चीज़ जब सामने आती है और हमारा जो जजमेंट होता है वो फाइनल लगता है, तो खुशी होती है कि हम अपने उसमें कामयाब रहे। जो ये पहला था जिसने मेरे को चांस दिया, और दूसरे फ़िल्म उसके बाद जो था निर्मल पांडे, फ़िल्म जगत का एक ऐसा नाम है, उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्मों में काम किया था। एक फ़िल्म मेरे को याद है जिसमें बैंडिट क्वीन में उन्होंने लाखन मल्ला का रोल किया था। लेकिन जब उनकी फ़िल्म का प्रीमियर होने वाला था, सारी तैयारियाँ हो रही थी, ऑल ऑफ सडन उनको हार्ट अटैक हुआ और वो उसी समय देहांत उनका हो गया था। उनकी याद को ज़िंदा रखने के लिए बॉम्बे से अनिल दुबे सर जो आए थे, चिड़ियाघर ये जो सीरियल आता था उसको डायरेक्ट करते थे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सीरियल थे जिन पर उन्होंने डायरेक्शन किया था। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप इस फ़िल्म के जजमेंट के लिए। तो मुझे ये लगा कि इतनी बड़ी एक नाम के साथ मैं कैसे जजमेंट करूँगा? क्योंकि वहाँ औरंगाबाद में उतना ज़्यादा वो नहीं था, उसमें ज़्यादातर दूसरी रीजन की फ़िल्में आती थी, जैसे भोजपुरी हो गया, उसके बाद तमिल हो गई, कन्नड़ हो गया, उड़िया हो गया। तो इसमें भी मैंने जजमेंट किया है। उसमें जजमेंट का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जब मुझे लैंग्वेज नहीं आ रही, उसके सबटाइटल इंग्लिश में लिखे हुए आते हैं। तो इसका मतलब मैंने सारी चीज़ समझ ली है और उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो सर जैसे आप इस लाइन के अंदर जैसे आए हो तो आपने कहीं से वो कुछ क्लासेस वगैरह ली है या फिर कैसे मतलब एकदम से सडनली एक आना हुआ? ज़रिया क्या था सर यहाँ तक आने का आपके पास? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रिया जो था, ज़रिया थिएटर ही बना। क्या ज़रिया थिएटर ही बना, और थिएटर से आगे चलते-चलते जैसे मेरे बचपन से लेके अभी तक मैं फ़िल्में देखता आया था। 1986 में मुझे ये सब करने के बाद बैंक जॉइन करना पड़ा, क्योंकि इन सब काम से मेरे को कोई ऐसा पैसा नहीं मिलता था जिससे मैं जीवन यापन कर सकूँ। तो फिर मैंने 1986 में बैंक की सर्विस जॉइन करी, और 30 साल मैंने बैंक की सर्विस में लगा रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं रहा कि मैं पूरे के पूरे इतने साल सिर्फ़ बैंक की सेवा में लगा रहा। मैंने एकता के साथ बहुत सारे प्रोग्राम किए दूर-दूर तक, और उसके साथ ही साथ छोटे फ़िल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखने का काम करा, और ये सारे काम करते-करते जो अनुभव हुआ, फिर मैंने और भी बहुत सारी फ़िल्म फेस्टिवल हैं, जैसे इसमें पौंट इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल है, और जागरण फ़िल्म फेस्टिवल था, उदित मान एक फेस्टिवल था उड़िया का, उसमें करा। और अब मैं परमानेंट में इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल से मैं लगातार निर्मल पांडे के लिए जजमेंट काम कर। सर एक छोटा-सा क्वेश्चन और है, जैसे कि अभी आपका जो अभी अभी हम जैसे आपको देख पा रहे हैं, आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है। ये शायद मैं नहीं मानता कि शायद बचपन में ऐसा हो या ना हो। तो उसके बारे में कि ये यहाँ पे कैसे आपने इसको बिल्ड किया और कैसे क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के तो शायद आप यहाँ तक नहीं आ सकते। तो कैसा रहा आपकी लाइफ के अंदर? देखिए, बचपन में जो फ़िल्में देखी, वो उस समय वो समझ नहीं थी कि फ़िल्म जब चलती है तो दर्शक क्या देखना चाहता है, लेकिन एक टेस्ट होता है, एक लेवल चलता आता। अब मैं आपको बताऊँ, संतोषी माता फ़िल्म आई, ठीक है ना? सब लोगों ने देखी। लेकिन मैं किसी से पूछता हूँ कि संतोषी माता फ़िल्म बनने से पहले लोग क्यों नहीं जान पाए उसको? ठीक है, एक अब मान सकते हैं कि भारत की सभ्यता के साथ-साथ भारत का अपना जो अध्यात्मवाद है, अ, लंबी थोड़ी उसकी फ़हरिस्त है, तो उसमें कहाँ पर संतोषी माता एग्ज़िस्ट करती है। लेकिन एक ट्रेंड चला को उसमें जो है धार्मिक फ़िल्में बनी हैं, कभी कृष्ण के लाइफ़ को लेकर, कभी मीरा की लाइफ़ को लेकर, अब वो बनती हुई चली आ रही हैं। तो बचपन से लेके अब तक या तो फ़िल्म और या फिर थिएटर। अब थिएटर में भी बहुत सारी चीज़ें देखो ऐसी हो जाती है कि मुझे याद है, मैं सीएबी इंटर कॉलेज मेरठ में पढ़ा करता था। तो हमारा जब वार्षिक उत्सव था, उसके अंदर एक टीम लेके आई नाटक कान-कूट के। तब तक मुझे थिएटर की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब वो रिहर्सल करते थे, तो मैं अपनी क्लास से बाहर आकर उनकी रिहर्सल देखता था। मेरे मन में पहला सवाल जो आता था, वो यही होता कि ये लोग क्या कर रहे हैं?
ये इनको सवाल करते हैं, जवाब दे देते हैं, ये हँस भी रहे हैं, ये रो भी रहे हैं। और फिर जब फाइनल हुआ उस दिन मैंने मेकअप के साथ देखा, मैंने कहा ये सबसे अच्छा कहाँ है? इसमें जो आदमी है ना, वो आदमी होता ही नहीं, वो कोई दूसरा आदमी हो। तो एक ये मन में कसमकस आया, एक क्यूरियोसिटी जागी, यार थिएटर में घुसना चाहिए। थिएटर ही एकमात्र ऐसा साधन है जहाँ पर एक कलाकार अपने जीवन में बहुत सारे किरदारों को हो पचार पता नहीं कितने जीता, कभी कोई चोर बन रहा है, कभी कोई डाकू बन रहा है, कभी कोई पुलिस वाला बन रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि एक घर के अंदर हज़ारों आत्माएँ पनपने लगती बीज़ी थिएटर के अंदर। तो इसीलिए क्या हुआ, दोनों की तरफ से मेरी पकड़ बराबर रही। सर, एक पॉडकास्ट से पहले हम एक बात कर रहे थे कि नैनीताल का कोई किस्सा था जो आप शेयर कर रहे थे हमारे साथ। हम चाहते हैं हमारी ऑडियंस को भी वो किस्सा के जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ये नैनीताल के अंदर एक जो युवा महोत्सव होता था, जिस पर वहाँ के कलाकार ऑर्गेनाइज़ करते थे। तो मुझे याद है, मैं एक नाटक लेके गया था जिसका नाम था शोधा। इस नाटक के अंदर मेरा अपना पात्र जो था, वो ऐसे होटल मालिक का था जिसके यहाँ पर मुजरिम आकर पनाह लेते थे। चूँकि मेरा रोल था इसलिए मैं बखूबी अपने उसको जो है तैयार करता रहा और होता रहा। अब पहली बार जब हम लोग नैनीताल गए, तो हम तो ड्रामा-व्रामा सब भूल ही गए। हमने कहा भी नहीं, पहले वो नाव के ऊपर सवारी करेंगे। अब नाव की सवारी कर रहे हैं, ज़ोर-ज़ोर से गा रहे हैं, ओए मल्ला रे, ला भी ला पकोड़े दो, ला भी घी का तेल-वेल सड़ा हुआ खा के ऊपर से कोल्ड ड्रिंक, और आते-आते रात को हम लोगों ने ओपन रिहर्सल करी। मतलब सर्दी के दिन थे, तो ओस पड़ रही थी। अब उसमें सबसे ज़्यादा चीखने-चिल्लाने वाला रोल वो मेरा था। अगले दिन तक वो आवाज़ ऐसी हो गई, मुझे भाई मेरे से भी गए। मतलब मुझे ये अब समझ नहीं आ रहा था कि नाटक करें या नाटक ना करके भाग जाएँ। लेकिन मेरी माँ ने कहा था कि कभी बेटे हिम्मत नहीं हारना। तो मैंने ये कहा कि कोई बात नहीं, मैं जैसा भी है वैसा ही करूँगा। तो मैंने एक थोड़ा-सा कोशिश करी कि अपनी वाइफ़ को किसी और अंदाज़ में, अब जैसे मैं बोल रहा था ना, फिर गला बैठ जाता है, तो मैंने ऐसी आवाज़ करी, अच्छा तो तुम हो? तुम्हें तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अब ये मोटी-सी आवाज़ कुछ समय तर्जुमे तो होगी, लेकिन इस मोटी-सी आवाज़ ने जो मुझे वहाँ पर मतलब तालियाँ दी, तो वो मुझे बाहर दिया। तो वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जब मुझे मिला, तो मैंने कहा कि भई वो ठीक ही लिखा हुआ है। अल्लाह मेहरबान तो बना क्या ले। माँ तो मैं गधा और मैं पहलवान बनते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, वो लाइफ़ में याद रहती हैं। ये चर्चा जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये धर्म युग में छपता था। और लोगों ने पूछा भी, यार फिर तो उस समय कहाँ कैमरे होते थे, मोबाइल नहीं थे, तो कुछ नहीं था। फ़ोटोग्राफ़ी महँगी होती थी। तो वो किस्सा मुझे आज भी याद है। और भी बहुत सारे किस्से होते हैं, आप बताइए? सर, मेरा एक छोटा-सा क्वेश्चन है और मेरे को उम्मीद है ये ऑडियंस हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगी। जी। जैसे आपने भी ज़िक्र किया कि फ़िल्म लाइन में पैसा ना होने की वजह से आपने बैंक की नौकरी जॉइन कर ली। फिर आप फ़िल्म लाइन भी छोड़ के और बैंक में तो आप थे ही। फिर थिएटर में अचानक से आना। सर, मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, हमारी ऑडियंस अच्छे से जानती है। हम सब थिएटर बैकग्राउंड से हैं और हमको पता है कि स्टेज और थिएटर में कोई ज़्यादा इनकम सोर्स से ज़्यादा पैसे नहीं देता। तो फिर थिएटर के लिए इतना लगाव कैसे? देखिए थिएटर और फ़िल्म अगर देखा जाए तो दोनों एक ही चीज़ है। बिल्कुल। आप ए देखिए मतलब मैं इसको कह नहीं पा रहा हूँ कि दोनों ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन दोनों की टेक्निक अलग है। तब मगर फ़िल्म में एक्टिंग भी होती है, हाँ, फ़िल्म में डायरेक्शन भी होता है, फ़िल्म में मेकअप भी होता है। ये सारी चीज़ें अभी तक थिएटर में भी चल रही हैं। जी, जी। फ़िल्म की एक शैली होती है, फ़िल्म की एक स्क्रिप्ट होती है, उसकी भी एक शैली, एक स्क्रिप्ट होती है। तो दोनों चीज़ें हैं। अगर कोई डिफरेंशिएट दोनों में करती है, तो वो होती है टेक्निक। जैसे आप मंच के ऊपर जो है, आप क्लोज़अप नहीं दिखा सकते, लेकिन फ़िल्म में दिखा सकते हैं, ठीक है ना? आप उनको क्लोज़अप या एक वाइड शॉट करते हैं, जैसे हमने कहा कि वाइड शॉट कर रहे हैं, वो फ़िल्म में कर लोगे लेकिन थिएटर में नहीं करोगे, ठीक है? उसके बाद डमी चीज़ों का, जैसे वीएफएक्स आप बहुत ऊपर से फेंका जा रहा है, ये फ़िल्म में कर सकते हो, मंच पे नहीं कर सकते। तो मेरे लिए दोनों एक जैसे ही थे, चूँकि उनका जो डिफ़रेंस है, वो मैं बिल्कुल दोनों को बिल्कुल अलग-अलग मानते चल रहा था। लोग एक सा मानते हैं जैसे मिश्री और पिटकरी, दोनों एक जैसी लेकिन ताकत दोनों तेवर हैं। तो इसीलिए क्या है कि मेरे जितना रुझान फ़िल्मों की तरफ रहा, इतना रुझान थिएटर की तरफ भी है। सर, एक्चुअली आजकल जो बच्चे जो थिएटर या एक्टिंग से जुड़ना चाहते हैं, तो मैं एक एक क्वेश्चन है कि उनको पहले थिएटर करना चाहिए या फिर उनको डायरेक्ट फ़िल्म के अंदर आ जाना चाहिए? तो देखिए, आज का माहौल फ़िल्म का बहुत बदल चुका है।
पहले क्या था, पूना फ़िल्म इंस्टीट्यूट में लोग एक्टिंग सीखते थे और वहाँ से जब कोई निकलता था वो गोल्ड मेडलिस्ट भी होता था, बड़े अच्छे-अच्छे काम भी करे हैं, उसमें बहुत सारे नाम आ जाते हैं। उसके बाद हर किसी के बस नहीं था कि पुणे जाके फ़िल्म इंस्टीट्यूट जे रही। तो उसमें ये फिर एनएसडी की स्थापना करी गई, जिसमें यही काम है कि एक्टिंग सिखाना, एक्टिंग की बारीकियाँ, उसमें सब चीज़ आ जाती है। आपका स्टेज क्राफ्ट आ गया है, सेट आ गया है, कॉस्ट्यूम आ गया है, सब कुछ पता है। अब जो लोग यहाँ से करके गए, मैं ये नहीं कहता कि 100% लोग फ़िल्मों में कामयाब हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे नसीर साहब हो गए, अनुपम खेर साहब हो गए, ये कुछ एक नाम ऐसे हैं जो पढ़ के गए थे और एनएसडी आज उनके फ़ोटो पर लगाता है कि ये हमारे वो रहे मेंटर। तो मेहनत के बिना तो ना अभिनय कुछ काम करता है और ना थिएटर काम करता है। लेकिन जो ये चाहते हैं ना कि हमारे हाथ पे सरसों जम जाए, जी, वो दोनों में से किसी जगह वो से तो वो तो सर नहीं हो सकता। उसके लिए आप फ़िल्म में आपका क्या है, हर चीज़ का पैसा इन्वॉल्वमेंट है। जी, जी। आपको जब पहली बार काम मिलेगा, तो दूसरे आर्टिस्ट को अगर वो 50,000 दे रहे हैं, तो आपको ये कहेंगे हमारा बजट थोड़ा कम है, आप 5,000 में काम कर दो। बिल्कुल सर। आप पकड़ोगे इस काम को क्योंकि आपने करना है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऐसी रबक अपने अंदर डालो कि वो लोग आपको बुला के काम करवाएँ। फिर बेटा पूरा एक्सपीरियंस खुले तब आप फ़िल्म की तरफ जाइए। ये कभी देखा। जी। सर जैसे आपके अभी मुंबई में आना-जाना चला रहता है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मुंबई इंडस्ट्री को नेपोटिज़्म वाला बड़ा चक्कर है सर, तो उसका क्या है थोड़ा-सा अगर आप थोड़ा क्लियर कर दो तो? देखिए वो तो फ़िल्म क्या वो हर जगह ही हर फ़ील्ड के अंदर है। कोई बाप अपने बेटे को प्रमोट करना चाहता है और उसी का कोई साथी है जो उसके साथ चलता हुआ आ रहा है, काफ़ी लंबी-चौड़ी दोस्ती है, तो दोनों में से कौन आदमी पहले आगे आएगा? पहले आगे वही आएगा जिसका बाप ही बिल्कुल या जिसकी माँ फ़िल्मों से जुड़ी हुई है। तो आप इसको नेपोटिज़्म मान लीजिए या कुछ वो कह लीजिए, ये तो थोड़ा बहुत तो चलता है। लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर पूरी तरह वो नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप में टैलेंट है, आपके ऑडिशन से ही पहली बार आपकी झलक मिल जाती है और आपका एक रास्ता मिल जाता है, तो आप कर सकते हो। नेपोटिज़्म तो कुछ नहीं। जी। सर एक क्वेश्चन और है, जैसे कि आपके पास इतना पोटेंशियल है, आप जजमेंट भी करते हैं, फ़िल्म भी, थिएटर भी, सारी चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि इतना सब होने के बाद और कहीं न कहीं एक पीढ़ी पीछे रह जाना सर? कि आपको नहीं लगता कि आपको एक एक पीढ़ी भी कर लेना चाहिए? बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये एक बड़ा-सा अजीब-सा एक हादसा था। मैं जब गया मतलब मैं इसीलिए गया कि मैं सीखने जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। तो जब सीखने के लिए गया उस समय मैं बैंक में था। अब आपको बताएँ कि भई छुट्टी कितनी ले सकते हो आप? 1, 2, 10, 15 लेकिन मैंने वहाँ पर लगभग 45 दिन रहा और इस 45 दिन में महेश भट्ट साहब जैसे और डेविड धवन जी और ये कुछ एक टीम ऐसी थी कि उनके साथ काम करने के बाद सीखा कि कुछ है। अब थोड़ा-सा आदान-प्रदान करते हुए मुझे राजश्री प्रोडक्शन वालों की तरफ से एक फ़िल्म का ऑफ़र हुआ और फ़िल्म का नाम था कॉलेज बॉय। तो उसके अंदर उनको चाहिए था अरुण गोविल का छोटा भाई है जो ड्रग में हमेशा पड़ा रहता है। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए कल ऑफ़िस का मेरे को एड्रेस दिया उन्होंने कि एग्रीमेंट कर लेते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो भाई मैं कहीं पे कुछ तो होगा। ये चीज़ मैंने जब अपने मैनेजर को फ़ोन करके बताई तो उन्होंने सीधा मुझे एक ही चीज़ कही कि अशोक तू फ़िल्मों के चक्कर में मत पड़ो, अच्छी खासी तेरी सरकारी नौकरी है, वही करो। अगर तुमने एक बार ये बॉन्ड भर दिया, एक बार जो है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो फिर ये बाउंड रहोगे तुम कि वो 2 साल छोड़े नहीं, 3 साल छोड़े नहीं। तो मुझे तब तक नहीं पता था कि बॉन्ड होता क्या है या डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं इनकी बात सही है। तो मैं उस समय 45 दिन लगातार करने के बाद वापस आ गया। फिर दोबारा मैं कभी भी नहीं गया। ऑफ़र हुए, लेकिन वही था कि परिवार छोड़ के जाना, वो बस अब बंधन समझ लो। जी, 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 बिल्कुल। तो सर जी, जैसे कि अभी आप इस मुकाम पे पहुँचे हो, तो अभी आप अपने आप को सफल मानते हो या फिर कि एक होता है ना कि मतलब आप और लोगों के मुताबिक देखा जाए तो आप एक जगह पे बैठे हुए हो जहाँ पे आप एक अपनी कंफर्ट वाली ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन आपकी इच्छाएँ बहुत थी, शायद उसको ना पाने की या फिर कुछ होता है ना कि 4 लोग, 6 लोग मतलब और ज़्यादा लोग मेरे मेरे पास आ सके और ज़्यादा चीज़ें ले सके, वो कुछ नहीं देखो इसके लिए क्या है ना कि आपके पास स्ट्रगल करने का टाइम होना चाहिए।
ठीक है? आज हम लोग करते-करते जो भी किया, जितना भी किया वो आपके सामने है। लेकिन कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अगर कम काम करा, मैंने अगर सही काम नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी मुझे वो मिला है जो मैं डिज़र्व करता हूँ, तो मैं सैटिस्फाइड हो जाता हूँ। जी, जी, जी। ठीक है ना? मेरी बात अगर फ़िल्मों में एक्सेप्ट करी जाती है और वो कर लेते हैं, भले ही मुझे कुछ नहीं मिले, तो मुझे ये लगता है कि मैं इस लेवल पे तो हूँ कि इन्होंने मेरी बात समझी है और इन्होंने मेरी बात को एक्सेप्ट किया है। तो सफलता या असफलता इसमें मायने नहीं रखती। तो उसके बाद भी बिना अगर ऑडिशन के मैंने 2 फ़िल्मों में काम कर लिया है, तो ये सफलता ही है मेरी। जी, और वो उन्होंने घर से बोल के ही मुझे उठाया था। तो मेरा तो स्टेज यही है कि आई एम ऑन द सैटिस्फैक्टरी बैकग्राउंड। जी, जी, जी। सर आपने एक भोजपुरी फ़िल्म का भी शायद कुछ था हाँ, हाँ। बताया था। भोजपुरी फ़िल्म का वो प्रोडक्शन था, वो फ़िल्म का नाम था चटमन्नी पड़ ब्या। इसके अंदर जो कलाकार थे वो ज़्यादातर भोजपुरी के ही थे और दूसरी बात ये कि मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था उसमें फ़िल्म में डायरेक्ट करने के लिए क्योंकि मुझे भाषा नहीं आती थी। लेकिन जब ये बात मैंने अपनी मदर को बताई तो उसने यही कहा कि एक्टिंग की भी कोई भाषा होती है, डायरेक्शन की भी कोई भाषा होती है। तू वो छोड़, तू ये देख सीन क्या बोलता है। तो वो बात मेरे को समझ में आ गई और 7 दिन तक मैं स्क्रिप्ट लेके स्टडी करता रहा कि मुझे कैसे स्टार्टिंग करनी है। उन लोगों को मेरे ऊपर इतना ज़्यादा वो था उन्होंने हाथ में पहले से ही ₹5000 एक तरीके से साइनिंग आउट करके दे दिया। तो वो फ़िल्म मेरी लाइफ़ की पहली फ़िल्म थी जब मैंने अपने हिसाब से एज़ एन डायरेक्टर उसमें काम करा और किसी की हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं था उसके अंदर। जैसे मैंने सीन चाहा वैसा कंपोज़ किया है और वो फ़िल्म अपने लेवल पर मतलब बहुत ज़्यादा मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा सफल रही लेकिन एक एक जो एक कंफर्टेबल लेवल होता है ना जिससे होता है कि भाई पैसे की रिकवरी हो गई, थोड़ा बहुत जो है 20% 40% जो है उसका फ़ायदा हो गया। तो ठीक है, इतना मिल गया तो कोई मेरे नाम से वो बहुत है सर। सर अब हम बातें करते रहेंगे ना तो समय बड़ा चला जाएगा। समय तो क्लियर है। और सर देखो हमारा मन नहीं है बातें ख़त्म करने का क्योंकि आपसे आप हमारे काफ़ी सीनियर हैं, बड़े हैं, तो हमें आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और मिल भी रहा है। जैसे कि हम तो काफ़ी साल से काम करते हैं, मगर सर समय को देखते हुए हम पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। तो आप हमारी ऑडियंस को कोई ऐसी आखिरी टिप दीजिए, जो मतलब बस ये कह दो ये इसके बाद कुछ भी करोगे ना तो परेशान होगे। इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल कहूँगा देखो बेटे एक कहावत आती है कि फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर पहले लायक बन जाओ, उसके बाद डिज़ायर करोगे तो वो डिज़ायर पूरी होगी। आपको हथेली पे सरसों जमाने से कोई कमाल होने वाला नहीं है। जब तक आप अपनी मेहनत सच्चे मन से नहीं करते, तब तक आप ऑडिशन देते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, जब आपको पता होगा कि मेरा कैरेक्टर क्या बोल रहा है, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, तब आपको समझ आएगी कि अब मैं नाउ आई एम कैपेबल टू डू दिस ऑडिशन। अलविदा दोस्तों, जैसे कि अभी आप सर से मिले हो, सर ने आपको इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं, जो हमें भी आपको बताने में हमें बहुत मज़ा आया। तो मैं चाहता हूँ कि आप इससे प्रेरणा लेके और कभी भी किसी शॉर्टकट के पीछे ना भागें। ये एक शॉर्टकट नहीं है, आपको ये लॉन्ग प्रोसेस है। हर चीज़ टाइम माँगती है, वक़्त माँगती है, आपकी मेहनत माँगती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से मेहनत करें और अपनी पीठ, अपना बस्ता एकदम से मजबूत करके अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो उस तरीके से करिए। तो यहीं पे हम आपसे अलविदा लेते हैं और हम हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले समय में और अनुभवी आपको थिएटर आर्टिस्ट जो फ़िल्म जगत से जुड़े हुए हैं, आपके लिए हम हमेशा लाते रहेंगे। तो धन्यवाद।